हेलो बच्चों। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि बीट्स और डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। इस टॉपिक में आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने पहले कंसेप्ट वीडियो की, जो कि बीट्स पर आधारित है। सबसे पहले तो मैं आपको एक साउंड सुनाना चाहता हूँ, आप इस साउंड को सुने। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये साउंड? बच्चों, ये थी बीट्स। सो बीट्स आर द पीरियोडिक and repeating fluctuations heard in the intensity of a sound when two sound waves of very similar frequencies interfere with one another. बच्चों, इस साउंड को अगर आप याद करें तो शुरू में आपको एक अल्टरनेटिंग साउंड सुनाई दे रहा होगा जिसमें आवाज़ कम ज़्यादा हो रही होगी। फिर जैसे टाइम बढ़ता है वैसे ही उन अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग साउंड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, यानी कि वो जल्दी जल्दी खुद को रिपीट करता है। इट इज रिपीटिंग फ्लक्चुएशंस हर्ड इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड जो आपको सुनाई देगा उसमें फ्लक्चुएशंस होंगे और वो फ्लक्चुएशंस रिपीटिंग होंगे। अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल एनालिसिस की। जैसा कि हमने बताया कि जब दो वेव्स जो कि सिमिलर फ्रीक्वेंसीज की हों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेव जिसकी इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा वन टी, और दूसरी वेव y2 इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टू टी। यहाँ पे जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं इन दोनों वेव्स की, ओमेगा वन एंड ओमेगा टू, दे आर नियर बाय फ्रीक्वेंसीज, मतलब आसपास की ही वैल्यूज ओमेगा वन और ओमेगा टू ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि ओमेगा वन शुड नॉट बी इक्वल टू ओमेगा टू, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लार्ज ना हो। सो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी मीडियम के स्टार्टिंग की बात करें तो कुछ इक्वेशंस इस तरीके से नजर आएगी। y1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा वन टी एंड y2 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टू टी। अब हम इन दोनों को सुपरपोज करते हैं। तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा वन टी प्लस ए कॉस ओमेगा टू टी, यहाँ पे बच्चों कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा, एंड y इज इक्वल टू टू ए कॉस ऑफ ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाय टू इंटू टी, और जो दूसरी टर्म आएगी वो होगी कॉस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाय टू इंटू टी। तो बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखें तो दो ऐसे टर्म आ रहे हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर हम इसे डिनोट करना चाहें सिंपल टर्म्स में, सो वी कैन राइट दैट y इज इक्वल टू टू ए कॉस ओमेगा बी इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ओमेगा ए इंटू टी। अब इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा बच्चों कि ओमेगा बी इज इक्वल टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइडेड बाय टू, एंड ओमेगा ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। देखने पर यह स्पष्ट मालूम चलता है कि ओमेगा ए इज मच मच हायर देन ओमेगा बी, यानी कि अगर एक रफ कैलकुलेशन करें दिमाग में तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसमें ओमेगा ए की फ्रीक्वेंसी डोमिनेट करेगी, यानी ओमेगा ए का जो इफेक्ट होगा वो आपको ज्यादा दिखाई पड़ेगा। सिंस ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन ओमेगा बी, वी कैन इंटरप्रेट दैट y इज इक्वल टू कैपिटल ए कॉस ओमेगा ए इंटू टी, यानी कि हमने एक सिंपल तरीके से इस रिजल्टेंट वेव फॉर्म को एक्सप्रेस किया है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ये जो एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है ये नॉर्मल या कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं है। अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो कैपिटल ए की वैल्यू आएगी बच्चों टू ए कॉस ऑफ ओमेगा बी टाइम्स टी, यानी कि अगर आप वेव वन, वेव टू और रिजल्टेंट वेव को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी तो
ओमेगा ए की डोमिनेट कर रही है, यानी कि जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं वो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है हमारी रिजल्टेंट वेव का वो कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो एक रेट से, एक हिसाब से चेंज हो रहा है। यहाँ पर बच्चों आप रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड के वेरिएशन को आप ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। तो ये रही आपकी रिजल्टेंट वेव और देखिए किस तरीके से इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। एक पीक वैल्यू है, उसकी एडजेसेंट वैल्यूज उससे कम है, यानी ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज भी होता है और इसका एक पैटर्न है। इस एम्पलीट्यूड के डिक्रीज होने का पैटर्न बच्चों ओमेगा बी पर डिपेंडेंट है। द रिजल्टेंट वेव इज ऑसिलेटिंग विद द एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए, यानी कि जैसा कि हमने पहले बताया ओमेगा ए आपकी रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करेगा। हाउएवर इट्स एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट इन टाइम अनलाइक अ प्योर हार्मोनिक वेव। बच्चों यही अंतर है, जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 यानी दो इंसिडेंट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो एक कोहेरेंट आउटपुट आपको मिलता है जिसका एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है। तो एक बार फिर देखेंगे हमारी रिजल्टेंट वेव हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है 2a cos ओमेगा b इंटू टी। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें कि किन किन कंडीशंस में हमारा एम्पलीट्यूड लार्जेस्ट होगा, तो हमें देखना होगा कब ओमेगा बी इंटू टी यानी जो कोसाइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है कब इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो। सो द एम्पलीट्यूड इज लार्जेस्ट व्हेन द टर्म कॉस पाई इंटू न्यू वन माइनस न्यू टू इंटू टी टेक्स इट्स लिमिट +1 और -1। चूँकि हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए तो हम चाहते हैं कॉस फंक्शन जो है वो हमें +1 या -1 वैल्यू दे। उसके लिए हम आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0 और 1 अपॉन मॉड ऑफ न्यू वन माइनस न्यू टू और 2 अपॉन मॉड ऑफ न्यू वन माइनस न्यू टू, अगर टाइम ये वैल्यूज ऑक्यूपाई करता है तो टाइम के इन इन इंस्टेंट्स पर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। देयरफॉर बीट फ्रीक्वेंसी इज न्यू वन माइनस न्यू टू।